नमस्कार साथियों, सिप स्टेबिलिटी के न्यू लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम एमबी हिंडशिप शुरू कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं उसमें कुछ लोगों का डाउट है, तो जो भी डाउट है उस डाउट पर भी हम वीडियो लेक्चर पैरेलल बनाते रहेंगे और साथ ही साथ एमबी हिंडशिप भी आपका कवर होता रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है। क्लास प्लस की मदद से कुंदन पटना ऐप जो है लॉन्च हो चुका है और आप लोग प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी ज्वाइंट मेंबर हैं नेक्स्ट मंथ से आप लोग ऐप पर ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा दिक्कत हो रहा है और आगे चलकर यूट्यूब पर कोई भी प्रीमियम वीडियो नहीं आएगा। कोई भी टॉपिक का 1-2 लेक्चर आएगा, उसके बाद सारा प्रीमियम वीडियो आपको सिर्फ ऐप पर मिलेगा। और आप लोग को भी बहुत दिक्कत होता है, कभी पेमेंट का, तो कभी किसी को कैंसिलेशन का, तो कभी नंबर नहीं आ रहा, तो कभी मैसेज नहीं आ रहा है। लेकिन ऐप में वैसा कुछ नहीं है, बाकी सब चीज़ वहाँ पर स्मूथली चलता रहेगा। अतः जो भी नया ज्वाइन करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी यूट्यूब पर ज्वाइंट मेंबर हैं, तो आप नेक्स्ट मंथ से ऐप पर ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अब मैक्सिमम वीडियो ऐप पर ही आएगा और धीरे धीरे चलकर हम यूट्यूब पर सारा चीज़ खत्म कर देंगे। तो अब सूचना समाप्त हुआ, अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए एमबी हिंडशिप के क्वेश्चन में और कैप्टन सुब्रमण्यम साहब का बुक का जो क्वेश्चन है उसमें क्या अंतर है, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होता होगा। तो मैं आपको बता दूं, दोनों में ही प्रिंसिपल कोई डिफरेंस नहीं है। स्टेबिलिटी का मूल सिद्धांत दोनों के लिए अप्लाई है, सिर्फ क्वेश्चन बनाने का तरीका दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है और विशेष कुछ भी नहीं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, जब दोनों में बनाने का मेथड डिफरेंट है तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, तो उसको भी अभी हम समझा देते हैं। एमबी हिंडशिप और कैप्टन सुब्रमण्यम साहब के बुक वाला जो क्वेश्चन है, उस दोनों में हिंडशिप वाला तरीका मोस्ट एक्यूरेट है। और इसके पीछे का रीजन क्या है वह भी मैं अभी समझा दूंगा। अभी आप समझिए कि यदि कोई पूछ दे इस दोनों मेथड में मोस्ट एक्यूरेट कौन है, तो मोस्ट एक्यूरेट एमबी हिंडशिप वाला तरीका है और यह ज़्यादा प्रैक्टिकल है। शिप पर भी एमबी हिंडशिप के तरीका से ही सारा कैलकुलेशन होता है और शिप पर जो कंप्यूटराइज लोडिकेटर लगा होता है सीसीआर में, वह भी एमबी हिंडशिप के तरीका से ही कैलकुलेशन करता है। तो अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब यही तरीका मोस्ट एक्यूरेट है और यही हमारा शिप पर यूज भी होता है, तो हम सुब्रमण्यम साहब वाला बुक को क्यों पढ़ें। इसके पीछे का कारण यह है कि सुब्रमण्यम साहब के बुक को जब तक आप अच्छा से नहीं समझिएगा, इसको समझना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। या एक तरह से समझिए, सुब्रमण्यम साहब का बुक आपका बेसिक है। जब आपको बेसिक पर काफ़ी अच्छा से पकड़ हो जाएगा तो आपको एमबी हिंडशिप को समझने में दिक्कत नहीं होगा। और इसीलिए हम आपको सबसे पहले सुब्रमण्यम साहब का पूरा कवर कर दिए। तो जो भी सुब्रमण्यम साहब का टॉपिक पूरा कवर नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सुब्रमण्यम साहब का पूरा टॉपिक कवर कर लीजिए, उसके बाद एमबी हिंडशिप पर आइए, अन्यथा आपको समझने में दिक्कत होगा और बिना मतलब के आपका टाइम पास होगा। तो इतना तो आप समझ गए। अब हम आपको यह भी समझा देते हैं एमबी हिंडशिप वाला तरीका मोस्ट एक्यूरेट क्यों है। आप सभी जानते हैं, जब किसी भी शिप का डिस्प्लेसमेंट जरा सा भी चेंज हो जाए या जरा सा ड्राफ्ट चेंज हो जाए, तो शिप का सारा पार्टिकुलर जो है वह चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल की तरह उसका टीपीसी चेंज हो जाएगा, एमसीटीसी चेंज हो जाएगा, केएम चेंज हो जाएगा, केजी चेंज हो जाएगा, सेंटर ऑफ बुओयेंसी का पोजीशन चेंज हो जाएगा, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन का पोजीशन चेंज हो जाएगा। और जब आप सुब्रमण्यम साहब के बुक वाला मेथड से क्वेश्चन को बनाते हैं, तो ये केएम, टीपीसी, एमसीटीसी, ये सारा चीज़ कांस्टेंट रखा जाता है। कितनों लोडिंग कीजिए, अनलोडिंग कीजिए या शिफ्टिंग कीजिए, ये सारा पैरामीटर को कांस्टेंट रखा जाता है। लेकिन एक्चुअल में यह कांस्टेंट होता नहीं है। कुछ भी लोडिंग, डिस्चार्जिंग या शिफ्टिंग इधर उधर होता है तो थोड़ा सा कुछ न कुछ पैरामीटर का चेंज होता है। लेकिन जब आप एमबी हिंडशिप के तरीका से क्वेश्चन को बनाते हैं, तो यहाँ पर
हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर को कांस्टेंट नहीं रखा जाता है। जरा सा भी डिस्प्लेसमेंट या ड्राफ्ट चेंज होता है, हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर को भी चेंज कर दिया जाता है। और यह क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि आपके पास ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट दिया रहता है। जितना भी शिपयार्ड में कंस्ट्रक्ट होता है, शिपयार्ड जो है ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट प्रोवाइड करता है। और इस ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट से आप प्रत्येक इंस्टेंट अर्थात प्रत्येक डिस्प्लेसमेंट या प्रत्येक ड्राफ्ट के लिए सारा हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर निकाल सकते हैं। तो हमको एग्जैक्ट जो है हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर मिल जाता है। जब एग्जैक्ट सारा हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर रहेगा तो उससे जो भी कैलकुलेशन मिलेगा हमको एकदम एक्यूरेट मिलेगा। इसीलिए एमबी हिंडशिप का तरीका मोस्ट एक्यूरेट है और प्रैक्टिकल ऑन बोर्ड शिप एमबी हिंडशिप वाला तरीका ही यूज होता है। और आप लोग देखे होंगे सीसीआर में या चीफ ऑफिसर के डे रूम में अर्थात ऑफिस में ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट रखा रहता है। और जब तब देखे होंगे चीफ ऑफिसर इसका यूज भी करते रहता है। तो इतना जो कहानी बताएं इसमें आप यह समझ गए होंगे कि एमबी हिंडशिप वाला मेथड में ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट का बहुत बड़ा रोल है। तो अब आपको समझना होगा ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में क्या क्या डाटा और किस प्रकार दिया रहता है। जब तक आप उसको नहीं समझिएगा आपसे एमबी हिंडशिप बनाने में काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि डाटा लेना यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप सभी लोग ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट जो है निकाल लीजिए। अभी हम सबसे पहले उसी को समझाएंगे कहाँ पर क्या दिया रहता है, और हम आपके लिए सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके लगा चुके हैं। आप जब बुकलेट को खोलिएगा तो सबसे पहले आपको ये कवर पेज पर मिलेगा स्टेबिलिटी टेबल ट्रिम एंड स्टेबिलिटी पार्टिकुलर ऑफ एमबी हिंडशिप। जो भी जहाज रहता है सबके लिए रहता है, सारा का सेपरेट सेपरेट रहता है, एक कॉपी शिप पर भी रहता है। और ये जो है पढ़ने के लिए आपको बनाया हुआ है। अब देखिए जब आप एमबी हिंडशिप के पार्टिकुलर को पलटिएगा तो कवर पेज के बाद आपको एक नोट वाला पेज मिलेगा, उस पर बहुत सारा नोट लिखा हुआ है। तो इस नोट को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही बता रहा है आपको एमबी हिंडशिप में जो डाटा दिया है उसका इस्तेमाल कैसे कैसे करना है। यह जनरल नोट है, तो सबसे पहले आप इसको समझिए। आप सभी लोग ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट सामने रखिएगा और अभी हम जो समझा रहे हैं वो समझता रहिएगा, और चाहें तो आप नोटबुक में नोट कीजिएगा। ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में कुछ भी नहीं लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको ज़रूरत पड़ता है तो यह ले भी जाते हैं, और वहाँ पर ज़रा सा भी लिखा रहेगा आप फेल तो दूर आपको 1 साल का लव लेटर भी दे देंगे। 1 साल तक एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक दे देते हैं। तो यहाँ पर समझिए, और नोटबुक में यदि दिक्कत हो तो नोट कर लीजिए। और यह वीडियो लेक्चर है, यदि एक बार भूल गए तो दोबारा तिबारा कुछ भी देख सकते हैं। चलिए नोट को समझ लीजिए। सबसे पहले कह रहा है व्हेन यूजिंग द ट्रिम एंड स्टेबिलिटी डाटा फॉर एमबी हिंडशिप द फ्लोइंग शुड बी टेकन इनटू अकाउंट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। जब भी आप एमबी हिंडशिप का यह जो ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट यूज कर रहे हैं तो ये सारा नीचे वाला पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और यदि क्वेश्चन में कुछ विशेष लिखा हुआ है जो इससे डिफरेंट है तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ जो चीज़ है उसको ध्यान देना है। बस यही कह रहा है। कहने का मतलब है यदि क्वेश्चन में कुछ विशेष नहीं दिया हुआ है तो ये सारा पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि आपको ज़रूरत पड़े इस चीज़ का तो इसका आप यूज कर लीजिए। और यदि क्वेश्चन में अलग से ही सेपरेट उसी में मेंशन कर दिया है तो कोई बात नहीं है, आपको उसी को इस्तेमाल करना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ फर्स्ट में है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड शैल बी टेकन एज फॉलोज। अब कह रहा है कि साल्ट वाटर का डेंसिटी आपको लेना है 1.025, हैवी फ्यूल ऑयल का 0.95, ल्यूब ऑयल का 0.90, फ्रेश वाटर का 1.0, डीजल ऑयल का 0.88 और सिलेंडर ऑयल का 0.92। तो यदि क्वेश्चन में फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर, ल्यूब ऑयल या डीजल जो भी मेंशन किया हुआ है और उसका आपको डेंसिटी दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में जो डेंसिटी दिया हुआ है उसको आप ले लीजिए, और यदि नहीं दिया है तो आपको यहीं से डेंसिटी को लेना होगा।
आपको यह नहीं कहना होगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में डेंसिटी मेंशन ही नहीं किया, सबसे पहले नोट में दिया हुआ है। यही सारा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ जो भी डेंसिटी है यह है आपका टन पर मीटर क्यूब में, और एसएससी के लिए यूनिट टन पर मीटर क्यूब ही है, क्योंकि बाकी जो केजी फेजी है यह काफ़ी छोटा क्वांटिटी हो जाता है। अब सिर्फ पर आता है 1-1 लाख 2-2 लाख टन वेट। अब उसको केजी में दिखाने लगिएगा 2 लाख टन को, तो कितना जीरो जाएगा, गिनते गिनते लोगों को परेशान हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट समझ गए। अब दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट कहता है जीजेड कर्व, हाइड्रोस्टेटिक कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट स्केल आर फॉर इंस्पेक्शन ओनली। अब बहुत लोगों को इस तीनों टर्म से ही दिक्कत हो रहा होगा। अब बहुत लोग इस तीनों से घबरा भी गए होंगे। अब कुछ लोग को जीजेड कर्व पता चल रहा होगा, बाकी इस दोनों पता नहीं चल रहा होगा, तो टेंशन मत लीजिए, अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। आगे कह रहा है फॉर एक्चुअल कैलकुलेशन टेबल्स ऑन पेज 21, 22 एंड 7, 8 रिस्पेक्टिवली शुड बी यूज्ड। इंटरपोलेटेड वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड करेक्ट फॉर इन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट स्ट्रोक ड्राफ्ट। अब देखिए, इसका कहने का मीनिंग यही है कि इस बुकलेट में जीजेड का कर्व दिया हुआ है, हाइड्रोस्टेटिक कर्व भी दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट स्केल भी दिया हुआ है, लेकिन इसका यूज नहीं करना है। यह आपको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अर्थात एक रफ आइडिया लगाने के लिए है। लेकिन यदि आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करना है तो यह सारा का टेबल भी दे रखा है, उसी टेबल का इस्तेमाल करना है। और यह टेबल आपको दिया हुआ है 21, 22 एंड 7 एंड 8 पर। तो अभी हम आपको जीजेड कर्व, हाइड्रोस्टेटिक कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट स्केल वाला ग्राफ दिखा देते हैं। आप लोग जानते हैं जीजेड क्या होता है, हम आपको बताए हैं जीजेड होता है आपका राइटिंग लीवर, अर्थात राइटिंग आर्म, जिससे वेसल अपराइट होने की कोशिश करता है। यदि वेसल हील हो जाए तो वेसल का डिफरेंट कंडीशन पर जीजेड निकालने का 2 तरीका है, एक बाई टेबल और एक बाई ग्राफ। लेकिन आपको टेबल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ग्राफ से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए, पहले ग्राफ दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपका है हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर इन फॉर्म ऑफ टेबल। जैसे इधर देखिए ड्राफ्ट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टीपीसी, एमसीटीसी, ये सारा चीज। यही सारा हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ ग्राफ भी दिया हुआ है, लेकिन उस ग्राफ को आपको यूज नहीं करना है। आप लोग जब आप अपना बुकलेट खुलिएगा तो बुकलेट में एक बीच में बहुत बड़ा पेज होगा जो फोल्ड करके डाला होगा, उसको आप लोग खोल लीजिए। जब आप खोलिएगा तो सबसे आगे आपको मिलेगा क्रॉस कर्व ऑफ स्टेबिलिटी ब्रैकेट में केएन कर्व, और बहुत सारा लाइन होगा। और ये जो आपको पेपर दिख रहा है, यह जो है जो बड़ा वाला पेपर है उसके अपोजिट साइड वाला है। यहाँ पर एक साइड वाला का पीडीएफ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, आपको समझने से मतलब है। जब आप अपना बुकलेट खोलिएगा तो देखिएगा सबसे आगे दिया हुआ है क्रॉस कर्व ऑफ स्टेबिलिटी केएन कर्व विथ बल्बस बाल। यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारा ग्राफ है। यह आपका है राइटिंग आर्म के लिए। यदि वेसल 10 डिग्री हिल रहे, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 20 डिग्री, तो उस समय राइटिंग आर्म कितना होगा। और एक साइड में आप लोग देख रहे होंगे ड्राफ्ट भी है, और एक साइड में आप लोग देख रहे होंगे वेसल का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से यदि वेसल का डिस्प्लेसमेंट 10,000 है, और यदि मान लेते हैं वेसल जो है हिल है 20 डिग्री, तो उस समय राइटिंग आर्म कितना होगा, यहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन कीजिएगा तो इस ग्राफ का नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। इसके लिए टेबल भी दिया हुआ है, तो आप टेबल खोल लीजिएगा। और यह टेबल कहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर 2021 पर चले आइए, राइटिंग आर्म का टेबल दिया हुआ है। ये देखिए क्रॉस कर्व ऑफ स्टेबिलिटी पार्टिकुलर, यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर है ना कि यदि वेसल का डिस्प्लेसमेंट 5000 टन हो, और यदि मान लेते हैं उस समय वेसल हिल हो 15 डिग्री, तो राइटिंग आर्म 3.142 होगा। उसी प्रकार यदि डिस्प्लेसमेंट 5500 टन हो, वेसल का हिल 15 डिग्री हो, तो राइटिंग आर्म 3.005 मीटर होगा। और यदि इस दोनों के बीच के वैल्यू के लिए निकालना है तो यहाँ पर आप लोग इंटरपोलेट कर दीजिएगा, वही नोट में लिखा हुआ है।
कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल इस्तेमाल करना है, और यदि आपको रफ आइडिया लेना है तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 डिग्री के लिए 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। तो अब आपके दिमाग में यह उठ रहा होगा कि 30 डिग्री यदि वेसल हिल रहेगा तो हम इस दोनों में कौन सा डाटा लेंगे। तो आपको बी वाला डाटा लेना है, ए वाला नहीं। यहाँ पर ए बी में अंतर है। ए जो है कंसीडर किया है विदाउट सुपर स्ट्रक्चर, सिप में सुपर स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं किया है, जबकि बी वाला जो डाटा है सिप के सुपर स्ट्रक्चर को कंसीडर करके दिया है। अब बहुत बड़ा बड़ा जहाज बनता है, उसका बड़ा बड़ा रिकमेंडेशन सुपर स्ट्रक्चर रहता है, तो कंसीडर करना भी जरूरी है। तो आपको बी वाला डाटा का इस्तेमाल करना है। ऐसे ए बी में विशेष कोई अंतर नहीं रहता है, लेकिन आपको बी का ही यूज करना है, और आगे नोट में यह लिखा भी है, लेकिन अभी ही हम आपको बता दे रहे हैं। और यहाँ पर सबसे किनारे जो है कॉलम है डेक एज इमर्ज्ड। इसका मीनिंग यह है, यदि मान लेते हैं वेसल का डिस्प्लेसमेंट है 8000 टन, तो उस समय वेसल 37.3 डिग्री यदि हील होगा तो एकदम डेक एज उसका इमर्ज हो जाएगा, अर्थात उसका डेक जो है एकदम वाटर लेवल पर ऐसे आ जाएगा, ऐसे एकदम ये डेक। तो यहाँ से यह भी पता चलता है यदि वेसल का डिस्प्लेसमेंट कितना है तो कितना डिग्री पर वेसल जो है एकदम समझिए कि अब एकदम कैप्साइज हो ही गया, अब का काम खत्म है। क्योंकि कोई भी ओपनिंग होगा वाटर उसमें इंग्रेस करेगा वेसल कैप्साइज। तो यहाँ देखिए 30 डिग्री तक वैल्यू है, आगे होगा इससे कुछ बड़ा वैल्यू। ये देखिए 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, और सभी के लिए ए बी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 30 डिग्री तक, 25 डिग्री तक सिर्फ एक कॉलम, और उसके बाद 2 कॉलम। और बुकलेट में हम आपको बता दिए राइटिंग आर्म का कर्व कहाँ पर है। दूसरा करा था हाइड्रोस्टेटिक कर्व। हाइड्रोस्टेटिक कर्व का यहाँ पर पेज लगा हुआ है सॉफ्ट कॉपी, उसको भी हम अभी समझा दे रहे हैं। ये जो पेज आपको दिख रहा है, जो बड़ा वाला पेज है, उसके रिवर्स साइड ये आपका है हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर का कर्व। यहाँ पर प्रत्येक कर्व कोई कोई डाटा देगा। जैसे देखिए ये वाला जो कर्व है ये आपको बता रहा है वाटर प्लेन एरिया, ये बता रहा है ब्लॉक कोफिशिएंट, ये बता रहा है प्रिज्मेटिक कोफिशिएंट। फिर उसी तरह सारा चीज़ है, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ बायंसी। ये देखिए इधर ड्राफ्ट है, यहाँ पर वेसल के ड्राफ्ट के अगेंस्ट में ये सारा चीज़ आप रीड कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये सिर्फ रफ आइडिया के लिए है। और यहाँ पर देखिए लिख रखा है हाइड्रोस्टेटिक कर्व है। जब एक्चुअल कैलकुलेशन करना होगा तो आपको आना होगा टेबल पर, और जो टेबल अभी हम आपको दिखाए थे हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर लिखा हुआ था, ये देखिए हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर। तो इसी टेबल से आपको सारा डाटा जो है लेना है कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ड्राफ्ट। वेसल का ड्राफ्ट यदि 2.8 हो तो वेसल का डिस्प्लेसमेंट 5063 टन होगा, उस समय टीपीसी इतना होगा, एमसीटीसी इतना होगा, एलसीबी 72.946, एलसीबी मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ बायंसी, और इसका पोजीशन कहाँ है आफ्ट परपेंडिकुलर से। तो वेसल के आफ्ट परपेंडिकुलर से देगा तो यह देगा आफ्ट परपेंडिकुलर से फॉरवर्ड की ओर कितना डिस्टेंस पर है। तो यदि वेसल का ड्राफ्ट 2.8 मीटर रहेगा तो वेसल का सेंटर ऑफ बायंसी आफ्ट परपेंडिकुलर से 72.946 मीटर फॉरवर्ड की ओर होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो ड्राफ्ट दिया हुआ है यहाँ पर यह ड्राफ्ट है आपका हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट। और हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट क्या होता है हम आपको बताए हैं। फॉरवर्ड ड्राफ्ट डिफरेंट होता है, आप ड्राफ्ट डिफरेंट होता है, हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट डिफरेंट होता है, और मीन ड्राफ्ट डिफरेंट होता है। और यदि वेसल इवन कील हो तो ये सारा ड्राफ्ट एक ही होता है सेम, और यदि इवन कील नहीं है तो सब यह डिफरेंट चीज़ है। हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट मीन ड्राफ्ट एट द सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, सेंटर ऑफ बायंसी नहीं, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। और यह जो बता रहा है सेंटर ऑफ बायंसी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अप परपेंडिकुलर। उसके बाद का जो कॉलम है वह है एलसीए फॉरवर्ड ऑफ अप परपेंडिकुलर।
मतलब सेंटर ऑफ फ्लोटेशन का पोजीशन आप परपेंडिकुलर से कितना मीटर फॉरवर्ड है। तो यदि वेसल का ड्राफ्ट 2.8 रहेगा तो सेंटर ऑफ फ्लोटेशन 73.117 मीटर फॉरवर्ड की ओर रहेगा, अर्थात ये जो सेंटर ऑफ बायंसी है उससे थोड़ा सा आगे सेंटर ऑफ फ्लोटेशन रहेगा। उसी प्रकार सारा ड्राफ्ट के लिए है, उस समय कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना बाकी सारा डाटा होगा। और यदि बीच वाला कोई वैल्यू के लिए आपको डाटा चाहिए तो दोनों के बीच में जो आएगा उसको इंटरपोलेट कर दीजिए, बस नॉर्मल सा चीज़ है। ये सारा कॉलम भी आपको समझा देते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है VCB। VCB मतलब वर्टिकल सेंटर ऑफ बायंसी एबव बेस, बेस मतलब कील। तो ये हो गया आपका KB, वेसल के कील से सेंटर ऑफ बायंसी कितना वर्टिकली ऊपर है, तो ये हो गया आपका KB। इसलिए टर्म को समझ लीजिएगा। अब देखिए है KMT एंड KML। हम आपको बताए हैं KM दो तरीका से होता है, एक होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। KMT ट्रांसवर्स मेटा सेंटर AB मीटर। अब इसका मीनिंग यही है कि यदि वेसल का ड्राफ्ट मतलब हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट, ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट ही रहता है, बस ध्यान रखिएगा। जब भी हम ड्राफ्ट यहाँ बोलेंगे समझिएगा हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट। यदि वेसल का हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 2.8 है तो वेसल का ट्रांसवर्स मेटा सेंटर का हाइट कील से 12.152 होगा, अर्थात KM इक्वल टू 12.152। और सुब्रमण्यम साहब के बुक में यह वैल्यू दिया रहता था और क्वेश्चन से ही डायरेक्ट ले लेते थे। MB हिंटशिप में कुछ नहीं देगा, आपको ड्राफ्ट देगा, बाकी सब चीज़ यहाँ निकालना होगा। तो यदि ड्राफ्ट इनिशियल 2.8 है तो उस समय KM रहेगा 12.152। उस समय डिस्प्लेसमेंट आ गया 5063। क्वेश्चन कह देगा कि 50 टन लोड कर दिए, 60 टन, 100 टन, 2000 टन जो भी है, मान लेते हैं 2000 टन लोड कर दिया, तो अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 7000 कुछ। अब हम आएंगे 7000 पर, जो भी यह वैल्यू आएगा, अब उसके लिए हम KM निकालेंगे। उस समय KM कितना रहेगा, KM आएगा आपका 10.1 के आसपास। एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट करना होगा, अभी हम आपको समझा रहे हैं। तो अब आपको इस क्वेश्चन के लिए KM 10.1 लेना है, यह 12.152 नहीं, इनिशियल वाला चेंज हो गया, लोडिंग अनलोडिंग होगा तो चेंज होना है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि MB हिंटशिप वाला तरीका मोस्ट एक्यूरेट है, और यहाँ पर सबसे बड़ा खिलाड़ी है ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट, इसीलिए इसको काफ़ी अच्छा से आपको समझना ही होगा। और बुक में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है बस इसी का इस्तेमाल कर करके आपको बनाना है, जिससे आप तरीका समझ जाइएगा। और जब तरीका समझ जाइएगा एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे बनेगा। तो ये हो गया KMT का वैल्यू, और इधर आपका है KML का वैल्यू। तो यदि मान लेते हैं वेसल का हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 4 मीटर है और KML का वैल्यू चाहिए तो KML होगा 303.3 मीटर। और KML का यूज होगा जब आप ट्रिम का क्वेश्चन बनाइएगा, और ये इस्तेमाल होगा आपका जब आप लिस्ट का क्वेश्चन बनाइएगा या जब आप GM फ्लूइड निकालिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा ड्राफ्ट के लिए बाकी सारा जो वैल्यू जो है दे रखा है, और इसका टेबल का इस्तेमाल कैसे होगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे उस समय पूरा डिटेल में आपको पता चलेगा और अच्छा से आपको समझ में आएगा। अभी हम आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, और ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट को जो भी चीज़ अभी हम बता रहे हैं लेक्चर खत्म होने के बाद अपने से प्रत्येक पेज को पलट लीजिएगा, प्रत्येक पेज को पलटिएगा और पढ़िएगा कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारा जो पेज है आपके यूज के लिए नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं नहीं, अब बस सीधे क्वेश्चन पर, अब क्वेश्चन पता नहीं चलता है क्या हुआ नहीं हुआ। अरे सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो चीज़ को हम बना रहे हैं या यूज कर रहे हैं उसको यूज करने का तरीका क्या है वो तो जानिए। और ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट पर कुछ भी नहीं लिखिएगा, बता दे रहे हैं। बाय द वे अंडरलाइन है तब तो कोई बात नहीं है, अंडरलाइन के अलावा कुछ भी वर्ड वुड लिखा गया आपको लव लेटर 2-4 साल के लिए मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप दूसरा पॉइंट को अच्छा से समझ गए होंगे। अब आइए तीसरा पॉइंट पर
तीसरा पॉइंट कहता है ड्राफ्ट मार्क्स आर टू बी यूज्यूम्ड एट द फोर एंड आफ्ट परपेंडिकुलर। यदि आपको फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको यूज्यूम करना है यह ड्राफ्ट है फॉरवर्ड परपेंडिकुलर पर और जो आफ्ट ड्राफ्ट है वह है आफ्ट परपेंडिकुलर पर। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है। अब आगे कहता है केजी मीन्स केजी विदाउट अलाइंग फॉर द फ्री सरफेस करेक्शन। आप सभी लोग जानते हैं जब टैंक स्लैक रहता है तो वहां पर फ्री सरफेस करेक्शन लगता है। और फ्री सरफेस करेक्शन क्या होता है? ड्यू टू स्लैक वाटर वेसल का केजी जो है वर्चुअली ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है यदि आपको केजी लिखा हुआ है इसका मतलब है विदाउट अलाइंग टू एफएससी। और आप लोग ऐसे जानते भी हैं हम लोग एफएससी को कब अप्लाई करते हैं? जब केएम में से केजी को लेस करके जो जीएम आता है उसी जीएम में एफएससी अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मल सा यह पॉइंट लिखा हुआ है और आप लोग सभी जानते हैं केजी मीन्स केजी विदाउट अलाइंग फॉर द फ्री सरफेस करेक्शन। और यहाँ पर लिखने का एक कारण भी है, क्यों अभी आपको आगे पता चल जाएगा। क्योंकि एमबी हिंडशिप वाला तरीका में एक समय ऐसा है अर्थात जब आप राइटिंग आर्म निकालते हैं अर्थात राइटिंग लीवर उस समय एफएससी को केजी में ही अप्लाई करना पड़ता है, सिर्फ वहाँ। बाकी सभी जगह नॉर्मल जैसे आप जानते हैं केजी मीन्स केजी, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है केजी मीन्स विदाउट अलाइंग फॉर द फ्री सरफेस करेक्शन। और मेरा गला फंसा हुआ है इसलिए साउंड में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब आइए फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट करा जीएम सॉलिड मीन्स जीएम विदाउट अलाइंग फॉर द फ्री सरफेस करेक्शन। आप सभी लोग जानते हैं जीएम सॉलिड क्या होता है? विदाउट एफएससी करेक्शन। फिर छठा पॉइंट करा जीएम फ्लूइड मीन्स जीएम सॉलिड माइनस एफएससी, यह भी आप जानते हैं। अब सातवां पॉइंट आइए, सातवां करा है एफएससी इज टू बी अप्लाइड टू द जीएम नॉट टू द केजी। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं और अभी भी हम आपको समझा दिए हैं। लेकिन आगे कहता है एक्सेप्ट व्हेन डिटरमाइनिंग जीजेड वैल्यू फ्रॉम के एन। अभी हम आपको इसको बताए थे। जीजेड क्या होता है? राइटिंग आर्म। और सुब्रमण्यम साहेब के बुक में राइटिंग आर्म आप कैसे निकालते हैं? जीजेड इक्वल टू फॉर्मूला है जीएम साइन थीटा। लेकिन हिंडशिप में जीजेड निकलता है के एन के वैल्यू से। जीजेड बराबर होता है के एन माइनस के जी साइन थीटा। और यहाँ पर ये जो के जी होता है इस के जी में एफएससी अप्लाई करके डालना होता है। अर्थात यहाँ पर जो के जी होता है वह होता है के जी प्लस एफएससी। तो वही चीज को यहाँ लिखा है एफएससी इज टू बी अप्लाइड टू द जीएम नॉट टू द केजी एक्सेप्ट व्हेन डिटरमाइनिंग जीजेड वैल्यू फ्रॉम के एन। तो एक्सेप्ट एमबी हिंडशिप में जब आप राइटिंग आर्म निकाल रहे हैं उस समय आपको केजी मतलब केजी प्लस एफएससी। बाकी सभी जगह केजी मीन्स ओनली केजी, इसीलिए यहाँ पर लिखा था केजी मीन्स द केजी विदाउट अलाइंग फॉर द फ्री सरफेस करेक्शन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जब आप राइटिंग आर्म निकाल रहे हैं एमबी हिंडशिप में तो केजी मतलब होता है केजी करेक्टेड फॉर एफएससी। अर्थात जो केजी आएगा वह और उसमें एफएससी को जोड़ना होगा, तभी यहाँ पर फॉर्मूला में डालिएगा वह वैल्यू, अन्यथा आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। करेक्टेड केजी मीन्स केजी माइनस एफएससी व्हेन डिटरमाइनिंग जीजेड फ्रॉम के एन। अभी हम आपको बताएं जीजेड जब निकालते हैं के एन से तो इसमें फॉर्मूला में केजी जो लगा रहता है वह रहता है केजी प्लस एफएससी। तो जब आपको करेक्टेड केजी निकालना है अर्थात एक्चुअल केजी निकालना है तो यहाँ से जो केजी मिलेगा जो भी केजी का वैल्यू आएगा जीजेड बराबर के एन माइनस के जी साइन थीटा से, तो यहाँ पर यह जो केजी का वैल्यू मिलेगा वह करेक्टेड नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया इसमें जीजेड दिया हुआ है के एन दिया हुआ है थीटा का वैल्यू मालूम है तो केजी मिल जाएगा। तो बहुत लोग डायरेक्ट केजी इक्वल टू लिख देंगे कुछ भी 8.9 मीटर, लेकिन ध्यान रखिएगा इस फार्मूला से केजी जो है करेक्टेड नहीं होता है, इसमें एफएससी लगा रहता है। इसलिए करेक्ट करने के लिए आपको एफएससी को लेस करना पड़ेगा।
तो 8वां पॉइंट में वह लिखा है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट समझिए इधर, तब तक हम कुछ क्लियर कर देते हैं। अब देखिए 9th पॉइंट कहता है kg ऑफ लिक्विड इन एनी टैंक ऑलवेज टू बी प्रिज्यूम्ड एज फॉर फुल टैंक। यदि कोई टैंक है तो टैंक का kg जो है दिया रहेगा इसी ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में। तो यदि कोई लिक्विड टैंक से कुछ भी लोडिंग कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग कर रहे हैं या शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमको यह ज़रूरत पड़ता है हम कहाँ पर, अर्थात किस केजी पर हम लोड किए हैं या कहाँ से डिस्चार्ज किए या कहाँ पर शिफ्ट कर दिए। तो यदि केजी का यूज करना है तो इस टैंक का जो केजी का वैल्यू होगा उसी को इस्तेमाल करना है। और टैंक का केजी का वैल्यू दिया रहता है जब यह टैंक फुल रहता है। अब मान लीजिए इस टैंक का कैपेसिटी है 2000 मीटर क्यूब। अब इसमें डाले 500 मीटर क्यूब ऑयल या वाटर कुछ भी, फिर भी आपको इसका फूल का अर्थात इसके सेंटर का ही आपको लेना पड़ेगा केजी। क्यों? क्योंकि टैंक का डायमेंशन नहीं दिया रहता है, और टैंक का डायमेंशन भी एकदम ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप पर भी नहीं रहता है, थोड़ा डिफरेंट शेप रहता है, तो निकालना भी बड़ा टफ है। इसलिए जो कंपार्टमेंट का केजी दिया है वही केजी इस्तेमाल होगा, अर्थात कंसीडर किया जाएगा कि टैंक पूरा फुल हो गया सिर्फ केजी के लिए। ऐसा नहीं है कि बाकी के लिए माना जाएगा कि टैंक फुल है, सिर्फ केजी लेने के लिए मान लिया जाएगा टैंक फुल है, और इसका जो एग्जैक्ट सेंटर का या जो भी केजी दे रखा है, इसका कहने का मतलब उसी को लेने में बस। अब 10वां पॉइंट पर आइए। 10वां पॉइंट कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ एफएससी इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम पेज 19 एंड द एफएससी इज टू बी वर्कड आउट एज इंडिकेटेड ऑन पेज 18-20। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको एफएससी कैलकुलेट करने के लिए। एफएससी बराबर क्या होता है? आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई वेसल डिस्प्लेसमेंट। अब एमबी हेडशिप में आई का वैल्यू देगा नहीं, सिर्फ लिख देगा एमबी हेडशिप 200 टन ऑफ डीजल ऑयल लोडेड इन नंबर 2 पोर्ट टैंक। अब आपको यह देखना होगा 200 टन लोड के कारण 2 पोर्ट टैंक पूरा फुल हो गया या स्लैक है। यदि स्लैक है तो एफएससी लगेगा, और यदि एफएससी लगेगा तो एफएससी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एफएससी कैलकुलेट करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए 2 पोर्ट टैंक का। तो सारा टैंक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इस बुकलेट में दिया हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ एफएससी इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम पेज नंबर 19। अब पेज नंबर 19 पर आ जाइए, और आगे कहता है एफएससी इज टू बी वर्कड आउट एज इंडिकेटेड ऑन पेज नंबर 18-20। अब एफएससी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 18-20 पर, और ऐसे आप सुब्रमण्यम साहब के बुक में हम आपको समझाए हैं। क्या करते हैं? आई इंटू डी आई मल्टीप्लाई करते रहते हैं। यदि बहुत सारा कंपार्टमेंट हो तो सारा आई इंटू डी आई को मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, वह टोटल एफएसएम होता है, और उसमें वेसल के डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर देते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अतः यहाँ पर कुछ कुछ आपको तरीका भी दे दिया है, जिससे यदि आप बाई मिस्टेक भूल जाएं तो आप बना सकते हैं। तो यह जानना भी जरूरी है क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि बाय द वे यदि तरीका आपसे मिस्टेकली नहीं समझ में आ रहा है या ध्यान नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम्पल को देख के समझ जाइएगा तुरंत। देखिए पेज नंबर 18 से एफएससी स्टार्ट है। नोट ऑन यूज ऑफ फ्री सरफेस करेक्शन। तो यहाँ पर बताया होगा फ्री सरफेस करेक्शन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है, तो ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए पेज नंबर 90 पर फ्री सरफेस करेक्शन का टेबल आ गया, और यहाँ पर जितना भी टैंक है उस टैंक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। अब देखिए इधर कंपार्टमेंट है। अब मान लीजिए आपको 4 पिक टैंक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत है, तो 4 पिक टैंक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9। नंबर 1 डीबी टैंक का जरूरत है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 419। वैसे ही सारा कंपार्टमेंट अर्थात सारा टैंक का यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, और यहाँ पर फ्रेम का लोकेशन दिया हुआ है, अर्थात यह टैंक शिप पर कौन कौन से फ्रेम के बीच में है, अर्थात इस टैंक का लोकेशन। और यह ज़रूरत पड़ता है कब? ड्राई डॉक में, यदि कुछ मेंटेनेंस का काम करना है प्लेटिंग व्लेटिंग पर, तो आपको इससे मदद मिलता है कौन कौन से फ्रेम के बीच में है, वहाँ पर नंबरिंग हो जाता है, मार्क हो जाता है, और उसका जो भी काम करना होता है ड्राई डॉक में जो भी स्टाफ होते हैं वो अपना करते हैं।
और कैसे कैलकुलेट किया जाता है या तो आप जानते ही हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं। अब जैसे देखिए लिखा हुआ नंबर 3 DB टैंक सेंट्रल। अब नंबर 3 DB टैंक सेंट्रल है, तो यहाँ पर से नंबर 3 DB टैंक सेंट्रल का कितना है 1181। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया। अब इसमें मल्टीप्लाई होता है DI से, डेंसिटी इनसाइड। तो DI क्या होगा, इसमें है वाटर ब्लास्ट, तो वाटर ब्लास्ट का डेंसिटी कितना है 1.025। अब इस दोनों में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार बहुत सारा टैंक है, तो सारा टैंक का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लीजिए टेबल से, और उसमें जो भी कार्गो है उसका आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे HFO है, तो HFO का यहाँ डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, और HFO का डेंसिटी कितना होता है अभी हम आपको ऊपर जनरल नोट में बताए थे। यदि याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो वहाँ से देखिए और यहाँ पर लिख दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो भी टैंक सेलेक्ट रहेगा सबके लिए यही कीजिए, और लास्ट में इसको ऐड कर लीजिए। यही आपका टोटल फ्री सरफेस मोमेंट हो जाएगा, और इस टोटल FSM में वेसल के डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दीजिए उस समय जो भी डिस्प्लेसमेंट है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, द टोटल फ्री सरफेस मोमेंट आर देन डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इतना, विच गिव्स द लॉस ऑफ GM ड्यू टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब इतना टन क्यों लिया, क्योंकि एग्जाम्पल में पहले यह लिखा होगा। देखिए एग्जाम्पल में लिख दिया है इन लोडेड अराइवल कंडीशन नंबर 5। लास्ट में बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ है, वेसल अभी इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है, तो वेसल के कंडीशन नंबर 5 है, तो वेसल का कंडीशन नंबर 5 में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका यह यूज करेगा। देखिए बहुत सारा कंडीशन है, कंडीशन नंबर 8 है, ये आपका आ गया कंडीशन नंबर 5। देखिए कंडीशन नंबर 5 है, कंडीशन नंबर 5 में वेसल का डिस्प्लेसमेंट कितना था 1852.9.3, तो इसी कारण यहाँ पर 1852.9.3 से डिवाइड किया है। तो उम्मीद करते हैं यह भी आप समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और जो भी पेज पर हम आपको ले जा रहे हैं समझ लीजिए उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। अब आइए पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 कहता है हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट मीन्स द ड्राफ्ट एट द सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। अभी हम आपको समझाए थे हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट, और ऐसे हम आपको बहुत बार पहले भी समझा चुके हैं। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 12 पर। 12 कहता है ऑल इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम पेज 8 एंड 9 रिलेट टू हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट। पेज 8 और 9 पर क्या दिया हुआ था हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर। अभी एक टेबल था ना जिसमें TPC MCTC ये सारा चीज़ था, तो इसमें आपको बताए थे ना, ये जो दिया हुआ है पेज नंबर 7, 8, 9 है। थोड़ा सा पेज का गड़बड़ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मीनिंग उसका यही है हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर। यहाँ पर जो ड्राफ्ट है यह आपका है हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट, और जो आपको पहले ही समझा चुके हैं, तो वही चीज़ कह रहा है। कोई क्वेश्चन में या कोई भी शिप में कुछ भी कारणवश आप ट्रिम पता नहीं कर सकते हैं, और यदि आपको मीन ड्राफ्ट वेसल का मालूम है तो जो मीन ड्राफ्ट है उसको आप हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट ले लीजिएगा। यही चीज़ कह रहा है, क्योंकि मीन ड्राफ्ट और हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट में काफ़ी कम अंतर रहता है। इसीलिए कह रहा है कि यदि कोई ऑप्शन नहीं है तो मीन ड्राफ्ट को ही आप हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट ले लीजिए। लेकिन यदि आपके पास ट्रिम अवेलेबल है अर्थात फॉरवर्ड एंड अप ड्राफ्ट मालूम है, तो आपको हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट कैलकुलेट करना होगा, जो आगे हम आपको बताएंगे। अब आइए 13 पॉइंट। A tank shall be considered to be full when filled to its 100% capacity। यदि कोई टैंक है, यदि वह 99.99% भी भरा हुआ है तो इसको स्लैक माना जाएगा। जब तक यह पूरा 100% फुल नहीं हो जाता है यह फुल नहीं माना जाएगा। बस यही कर रहा है, फुल मतलब 100% फुल। अब 14 पॉइंट पर आइए। 14 कहता है व्हेन ए लार्ज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन्वॉल्व द हाइड्रोस्टेटिक डाटा इज टू बी ऑब्टेन्ड corresponding टू द फाइनल ड्राफ्ट अंडर स्ट्रोक वर्टिकल स्ट्रोक डिस्प्लेसमेंट। अब यह कह रहा है कि जैसे अभी हम हाइड्रोस्टेटिक टेबल देखा है, हाइड्रोस्टेटिक टेबल में बहुत सारा
वैल्यू के लिए डाटा दिया हुआ है, और यदि आपको बीच का वैल्यू के लिए कोई भी डाटा चाहिए तो आप इंटरपोलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए 7605 डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको डाटा अवेलेबल है और 8038 के लिए डाटा अवेलेबल है। यदि इस दोनों के बीच के लिए कोई वैल्यू चाहिए तो आप क्या करते हैं, इंटरपोलेट करते हैं। अब मान लीजिए वेसल का प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट है 7605 और यहाँ पर 3 टन का लोडिंग हुआ, तो 3 टन लोडिंग हुआ तो कितना होगा 7608। तो यहाँ पर वेसल के लिए 2 टन 3 टन कोई मायने नहीं रखता है, एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। जहाज है भैया, यहाँ लाखों लाखों टन में बात होता है। तो उस परिस्थिति में ये जो 7605 के लिए जो डाटा है ना, वही आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी आप इंटरपोलेट करके देख लीजिएगा, फिगर जो आएगा 0.00 करके आएगा, तो कोई चेंज हो भी नहीं करेगा विशेष। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि यदि एकदम नेग्लिजिबल चेंज है और आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल रहा है तो आप ले लीजिए डायरेक्ट से, और यदि नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर आप इंटरपोलेट कीजिए जो भी आपका फाइनल ड्राफ्ट या फाइनल डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए। और इस टेबल का इस्तेमाल कैसे होता है, या आप जब क्वेश्चन हम बताएंगे, फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है इसी टेबल का इस्तेमाल के लिए है, हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर वाला यह टेबल। और इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यही आपका बेस है एमबी हिंडशिप का। एमबी हिंडशिप का बेस यही है, इसी पर एमबी हिंडशिप का क्वेश्चन टिका हुआ है। यदि आप इस टेबल का यूज करना नहीं सीखे फिर एमबी हिंडशिप गोल 0 हो गया। तो इस टेबल का इस्तेमाल करने का भी तरीका है जो आप क्वेश्चन बनाते समय सीखिएगा। और अभी हम आपको एक आइडिया दे देते हैं, यदि क्वेश्चन में ड्राफ्ट दिया हुआ है तो इस टेबल का डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात इस टेबल में डायरेक्ट घुस जाइए। मान लीजिए ड्राफ्ट दे दिया, वाटर कुछ भी रहे, सल्ट वाटर, डॉक वाटर, फ्रेश वाटर कुछ भी रहे। यदि वेसल का हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट आपको मालूम है, मान लिए 6.5, तो 6.5 के लिए आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट, या आपका आएगा 6.4 एंड 6.6 के बीच में। लेकिन यदि वेसल का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और यह डिस्प्लेसमेंट अदर देन साल्ट वाटर है तो डायरेक्ट इस टेबल में आप इंटर नहीं कर सकते हैं, यह एक अंतर है। यदि आपके पास हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट है और कोई वाटर में है तो आप इस टेबल में घुस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट घुस के डाटा को निकाल सकते हैं, और यदि वाटर चेंज है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप डिवीजन करके मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, अभी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन यदि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है अदर देन साल्ट वाटर तो सबसे पहले इसी डिस्प्लेसमेंट को ही चेंज करना होगा, किसमें, साल्ट वाटर में। और क्यों, क्योंकि यह जो टेबल बना हुआ है यह बना हुआ है साल्ट वाटर के लिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5.8 मीटर हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट और उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट 11569 होगा, यह है 5.8 मीटर हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट इन साल्ट वाटर, तब इसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। तो यह टेबल का यूज करना आपको काफ़ी अच्छा से आना चाहिए, जो आगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में बताएंगे। अभी आप सिर्फ समझिए कहाँ पर क्या है और किसका क्या इंपॉर्टेंस है एमबी हिंडशिप के क्वेश्चन में। तो एक तरह से समझिए, यह जो हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर वाला टेबल है यह आपका ब्रह्मास्त्र है। यदि आपको यह आता है पूरा अच्छा से यूज करना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। 14 तो हो गया, 15 है, ट्रिम इज टू बी कैलकुलेटेड एज इंडिकेटेड। सभी आप लोग जानते हैं ट्रिम कैसे निकलता है, यदि नॉर्मल फॉरवर्ड आप ड्राफ्ट दिया हुआ है तो, और यदि एमबी हिंडशिप के तरीका से ट्रिम निकालना होता है ये सब, तो वो आप क्वेश्चन में ही समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है समझाना मूर्खई है। बस आप समझिए ट्रिम इज कैलकुलेटेड एज इंडिकेटेड, मतलब इसमें जो तरीका दिया रहेगा वैसे आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए 16.1 कहता है राइटिंग आर्म, अर्थात kn वैल्यू फॉर कॉलम बी ओनली टू बी यूज्ड वेयर बोथ ए एंड बी आर गिवन ऑन पेज 21 एंड 22। अभी हम आपको बताए थे 30 डिग्री और उससे ऊपर के लिए 2 वैल्यू है ए एंड बी, तो इसमें आपको बी यूज करना है, वही चीज़ लिखा हुआ है। अभी हम आपको यहाँ पर बताए थे ना, यदि राइटिंग आर्म में कोई कॉलम में यदि 2 वैल्यू है ए और बी तो आपको बी यूज करना है,
ये तो हम अभी आपको समझा ही दिए हैं, तो वही चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है। अब आइए 17 पर। 17 कहता है वेट एडेड या रिमूव्ड फ्रॉम एनी कंपार्टमेंट आर टू बी यूज्ड एट या फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंपार्टमेंट। और इस पॉइंट को भी यहाँ ऊपर हम समझाए थे। यदि शिप में कोई कंपार्टमेंट हो, चाहे वह ड्राई कार्गो वाला स्पेस हो या लिक्विड वाला या गैस वाला, अर्थात कोई टैंक हो, यदि इसमें कोई वेट ऐड कर रहे हैं या इससे कोई वेट रिमूव कर रहे हैं या इससे कोई वेट शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको मानना है कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैसे मापते हैं हम आपको बताए हैं। वर्टिकल जो मानते हैं उसको बोलते हैं केजी। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बोथ वर्टिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल, तो केजी हो। और ऐसे मापते हैं आप परपेंडिकुलर से, इसको बोलते हैं एलसीजी, लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो चाहे आप वर्टिकल कंसीडर कीजिए या लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल आपका यूज होगा ट्रिम में और वर्टिकल आपका यूज होगा लिस्ट में, और जब आपको जीएम निकालना हो। तो चाहे जैसे भी जो भी वैल्यू आपको चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, आपको कंसीडर करना है यदि कोई वेट ऐड या रिमूव्ड हुआ है कंपार्टमेंट से, तो उस टैंक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही माना जाएगा। अब टैंक बहुत बड़ा है, मान लेते हैं ऊपर यहाँ पर रखा हुआ था 50 टन, यहाँ से रिमूव किए, तो यहाँ पर यह पता करना काफ़ी मुश्किल है कि इस पॉइंट का केजी कितना था। तो क्या करते हैं, जो कंपार्टमेंट है उसका केजी दिया रहता है ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में, तो उसी केजी को कंसीडर कर लिया जाता है कि जो भी वेट लोड डिस्चार्ज या शिफ्ट हुआ यहीं से हो गया, और कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। जहाज है बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा के लिए अंतर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि मान लिया जाता है कि जो कंपार्टमेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहीं पर लोड हो गया, डिस्चार्ज हो गया या शिफ्ट हो गया, दैट्स ऑल। अब आगे कहता है 18 में, फॉर कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ कार्गो कंपार्टमेंट द ग्रेन कैपेसिटी आर टू बी यूज्ड। अब ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में सारा कंपार्टमेंट का कैपेसिटी भी दिया हुआ है, किस टैंक का कितना कैपेसिटी है, यदि ड्राई कार्गो है तो ड्राई कार्गो का कंपार्टमेंट का कितना कैपेसिटी है। और आप लोग जानते हैं ड्राई कार्गो कैपेसिटी दो तरीका का होता है, एक बेल कैपेसिटी और एक ग्रेन कैपेसिटी। तो यहाँ पर कह रहा है यदि आपको कोई भी ड्राई कार्गो कंपार्टमेंट का कैलकुलेशन में कैपेसिटी चाहिए, तब आपके मन में दुविधा होगा हम ग्रेन कैपेसिटी यूज करें कि बेल कैपेसिटी यूज करें। तो आपको पहले ही कह दिया कि आप ग्रेन कैपेसिटी यूज कीजिए। फॉर कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ कार्गो कंपार्टमेंट द ग्रेन कैपेसिटी आर टू बी यूज। आपको ग्रेन कैपेसिटी यूज करना है, बेल कैपेसिटी नहीं। कैलकुलेशन के लिए आपको ग्रेन कैपेसिटी यूज करना होगा, और यही नोट में लिखा हुआ है, इसलिए नोट समझाना जरूरी था। अब आइए इसमें कौन कौन सा टेबल और दिया हुआ है जो आपको देखना जरूरी है। नोट के बाद देखिएगा इंडेक्स है, कहाँ पर क्या दिया हुआ है। अब देखिए जनरल पार्टिकुलर, एमबी हिंडशिप का जनरल यह डाटा दिया हुआ है। लेंथ ओवरऑल कितना है, अब लेंथ ओवरऑल 2 गो है। स्ट्रीम पॉइंट ऑन बल्ब, अब बहुत सारा का बल्बस बाबा से आगे निकला रहता है थोड़ा सा स्ट्रीम से, वह लेंथ ओवरऑल है। और यह स्ट्रीम पॉइंट टू स्टीम, यह लेंथ ओवरऑल है। यहाँ पर ये वाला जो डाटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर, और यह तो आपको याद ही हो जाएगा 143.16, हमको भी याद है, क्योंकि क्वेश्चन में इतना बार आएगा ना कि आपको पलट के देखने की जरूरत भी नहीं है। लेंथ ओवरऑल कितना है आपको डायरेक्ट याद रहेगा। अब आगे देखिए मोल्डेड ब्रेड दिया हुआ है, ब्लॉक कोफिशिएंट सब निकालिएगा, कभी बाई चांस होगा तो हो सके इसका इस्तेमाल करना पड़े, तो आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पर यह सारा डाटा दिया हुआ है। समर लोड ड्राफ्ट दिया हुआ है, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट और डेडवेट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में एक है 19617 टन्स और एक है 19307 टन्स। अब इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे और एक्चुअल बात है, तो इसको भी हम बता देते हैं क्या अंतर है। ये जो TONN वाला टन्स है, आपको ये वैल्यू लेना है, ये है ब्रिटिश सिस्टम,
और इसी सिस्टम को वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। और ये टन्स के मतलब होता है 1000 kg इजकल टू 1 टन्स, डबल एन वाला टन्स। एक देख रहे हैं इधर है TONS वाला टन्स, तो ये है बकचोद कंट्री USA का। USA में बहुत सारा ये वाला टर्म्स यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं इंपीरियल सिस्टम। आप जानते ही हैं USA का अपना ही अलग एक सिस्टम है, सब चीज़ में वो उंगली कर ले चलता है। हम तुम्हारा क्यों माने, हम अपना ये रखेंगे। आप चाहे आई लव भाई सिस्टम देखें या ROR देखें या बहुत सारा रूल में, चाहे शिपिंग रिलेटेड हो या अदर देन शिपिंग हो, उसका एक स्पेशल अपना बना ही के रखता है। कहता है जान ही रहे हैं कि हम बाप हैं सबका। तो ये बकचोदवा के लिए है। और यह क्यों दे देता है, क्योंकि USA में जाइएगा तो ऐसा ऐसा टन इस्तेमाल कर देगा। और ये वाला टन जो है 1016 kg के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग का जो टन्स होता है वह 1000 kg के बराबर होता है, और USA वाला का जो टन्स होता है वह होता है 1016 kg के बराबर। आप लोग एक बार गूगल पर चेक कर लीजिएगा, आई थिंक 1016 या 1015 ऐसे है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन हमको लगता है 1016 ही है। और इससे आपको मतलब नहीं है, ना आपको ओरल में पूछेगा ना रिटन में, सिर्फ यह नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए है। और कहीं आपका जहाज US से चला गया तो कहीं बकचोदी हो सकता है। अब देखिए आगे दिया हुआ है प्लान शोइंग कार्गो स्पेसेज स्टोर रूम एंड टैंक्स। यहाँ पर शिप का जनरल प्लान दिया हुआ है, फिर स्टैटिकल स्टेबिलिटी कर्व दिया हुआ है। यदि रिटन में पूछ दे तो आप ऐसा डायग्राम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, चूँकि यह बुकलेट आप ले जाइएगा, और नहीं ले जाइएगा तो आपको एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, क्योंकि नहीं रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सारा पेज देख लीजिएगा, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन चोरी वाला मटेरियल हमको है। ज़रूरत पड़ जाए तो धर ले टिप दे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है और उसका आंसर जो है ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में लिखा हुआ है, जैसे लोड लाइन। अब इधर देखिए कन्वर्सन टेबल दिया हुआ है जो आपको ज़रूरत का नहीं है, आप लोग LC से फटाफट मार लेते हैं, और यदि ज़रूरत पड़ेगा तो आप वहाँ देख लीजिएगा। ये टेबल हम आपको समझा ही दिए, उसी टेबल का यह दूसरा पार्ट है, अभी हम आपको बता दिए। यह क्या है, कैपेसिटीज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ड्राई कार्गो स्पेस। देखिए जितना भी ड्राई कार्गो स्पेस है उसका सारा डिटेल दिया हुआ है। नंबर 1 होल्ड कहाँ पर है, इसका लोकेशन है, कौन से कौन फ्रेम के बीच में है शिप पर। यहाँ पर देखिए इसका कैपेसिटी 2 को दिया हुआ है, बेल कैपेसिटी और ग्रेन कैपेसिटी। और नोट में दिया हुआ था जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन में आपको ज़रूरत है नंबर होल्ड का कैपेसिटी का, तो आपको ग्रेन कैपेसिटी यूज करना है, बेल कैपेसिटी नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए नंबर 1 होल्ड का ग्रेन कैपेसिटी कितना है 1356.8, और बेल कैपेसिटी कितना है 1248.3। और आप जानते ही हैं बेल कैपेसिटी ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू ग्रेन कैपेसिटी, यह हम आपको बताए हैं। हमेशा या तो ग्रेन कैपेसिटी के बराबर होगा या उससे कम होगा, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। यदि ऐसा लिख दिया तो समझ जाइए यह गलत है, और ओरल में चाहे तो कुछ लिख के आपको फंसा भी सकते हैं। लिख देंगे ग्रेन कैपेसिटी इतना, बेल कैपेसिटी इतना, जान के कर देंगे बेल कैपेसिटी को ज़्यादा। मान लेते हैं लिख दिए ग्रेन कैपेसिटी 7018, बेल कैपेसिटी 7020। कहेंगे कि अब इसमें बताओ क्या डिफरेंस है या क्वेश्चन गलत है सही है। आप ध्यान नहीं दीजिएगा, जैसे समझ जाएंगे कि ये मूर्ख है। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन दिया हुआ है, नंबर 1 होल्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, अर्थात नंबर 1 होल्ड है। यदि इसमें कार्गो रखिएगा तो अभी ऊपर नोट में बताएं, माना जाएगा कि इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रखा गया है और उसका लोकेशन दे दिया है। अब देखिए नंबर 1 होल्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन दिया हुआ है वर्टिकल एबव बेस। बेस मतलब कील, कील से वर्टिकली कितना ऊपर, मतलब केजी ऑफ नंबर 1 होल्ड। ये हो गया 5.59। अब ये है वर्टिकल मूवमेंट्स, इसको आप ध्यान मत दीजिए अभी। इधर देखिए लॉन्गिट्यूडनल फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर से लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या बोलते हैं LCG। तो यह हो गया LCG। नंबर 1 होल्ड का LCG कितना है 123.52। अब यहाँ दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, तो इसको भी आप ध्यान मत दीजिए, जैसे अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। वर्टिकल मूवमेंट का इस्तेमाल आप कब करते हैं,
जब बहुत सारा कंपार्टमेंट में आप लोडिंग डिस्चार्जिंग कर दिए और उसके बाद आपको केजी निकालना हो तो क्या करते हैं, जितना वेट लोड किए डिस्चार्ज किए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, केजी से। अब जितना भी कंपार्टमेंट रहता है सबके लिए कर देते हैं। वेसल का जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट रहता है और जो इनिशियल केजी रहता है उसको भी कर देते हैं। जो फाइनल मोमेंट आता है उसमें डिवाइड कर देते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट से, तो आपको फाइनल केजी ऑफ वेसल मिल जाता है। और उसी प्रकार यदि लॉन्गिट्यूडिनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट से तो आपको एलसीजी मिलता जाता है, और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐड करके आप डिवाइड कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट से तो वेसल का फाइनल एलसीजी मिल जाता है। तो यहाँ पर यह जो वर्टिकल मोमेंट और लॉन्गिट्यूडिनल मोमेंट दिया हुआ है इसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। क्यों? आप जान नहीं रहे हैं कि नंबर 1 होल्ड में कितना क्वांटिटी रखा हुआ है, जो क्वांटिटी जो भी कार्गो रखा हुआ है उसका डेंसिटी क्या है, अर्थात स्टोरेज फैक्टर कितना है, तभी ना आपको पता चलेगा कितना वेट लोड हुआ, डिस्चार्ज हुआ, शिफ्ट हुआ। यहाँ पर जो वर्टिकल मोमेंट दिया हुआ है यह एज्यूम कर लिया गया। क्या एज्यूम किया गया कि जो भी यह कैपेसिटी है, ग्रेन कैपेसिटी 1356.8 इतना मीटर क्यूब लोड हो गया, और यहाँ पर यह भी मान लिया गया 1356.8 मीटर क्यूब इक्वल टू इतना ही टन, अर्थात डेंसिटी इसका ले लिया गया 1 टन पर मीटर क्यूब, और एज्यूम करके दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, और उसी तरह यहाँ भी किया गया है। तो इसके फिर में आप मत रहिए, ये दोनों कॉलम आपके लिए यूजलेस है। अब आइए आगे। अब उसी प्रकार जितना भी डाई स्पेस वाला कंपार्टमेंट है यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी प्रकार सारा टैंक का भी दिया होगा। इधर देखिए स्टोर रूम का है, लोकेशन, बेल कैपेसिटी, स्टोर रूम का सिर्फ बेल कैपेसिटी दिया है, तो जिसका सिर्फ बेल कैपेसिटी होगा सिर्फ बेल कैपेसिटी लीजिएगा। इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है, वर्टिकल एबव बेस मतलब केजी, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रॉम अप परपेंडिकुलर मतलब एलसीजी अर्थात एजी, जो सुब्रमण्यम साहब के बुक में एजी यूज करता है। तो वैसे ही आप देखते जाइए, कैपेसिटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्टोर रूम, क्रू इफेक्ट्स एंड सारा चीज़ का दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। कौन सा क्या है वो मैं आपको बता ही दिया। इधर रेफ्रिजरेटेड एंड डोमेस्टिक चैम्बर का है डाटा, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए इधर टैंक का डाटा आ गया, कैपेसिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फ्री सरफेस मूवमेंट ऑफ वाइल एंड अदर टैंक्स। इधर देखिए कंपार्टमेंट दिया हुआ है, इसका लोकेशन दिया हुआ है, कौन कौन से फ्रेम के बीच में है, इसका कैपेसिटी दिया हुआ है। जब 100% कैपेसिटी रहेगा तो यह इतना मीटर क्यूब कैरी करेगा। इसका 98% भी दिया हुआ है, तो ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इधर दिया हुआ है टर्न्स एट SGG 10, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। अब पहले ही ले लिया कि लोडिंग जो हुआ 98% पर, जो भी कार्गो हुआ उसका डेंसिटी 1 टन पर मीटर क्यूब है। आप कैसे पहले से जान रहे हैं, तो ये दोनों डाटा समझिए आपके लिए यूजलेस होगा, ये दोनों कॉलम। और यदि आपको कभी चाहिए कि 98% कितना होगा तो डायरेक्ट देख के ले लीजिएगा, ऐसे नॉर्मली यूजलेस है। और यदि 100% जान रहे हैं तो कैसे से भी 98% निकाल लीजिएगा। अब ये दोनों कॉलम इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है, वर्टिकल एबव बेस मतलब केजी, और लॉन्गिट्यूडिनल फ्रॉम अपर परपेंडिकुलर मतलब एलसीजी। नंबर 1 डीबी टैंक का केजी इतना होगा और एलसीजी इतना होगा। कोई भी लोडिंग डिस्चार्जिंग या शिफ्टिंग होगा तो माना जाएगा यहीं पर हुआ है। तो ये दोनों कॉलम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इधर यह जो है ये भी एक तरह सा यूजलेस ही है, लेकिन इसका आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं। किसे? ये आपका दिया हुआ है फ्री सरफेस मूवमेंट मतलब I इंटू DI, लेकिन यहाँ पर DI अर्थात डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द टैंक 1 ले लिया है। अब ये बताइए यदि किसी भी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसमें कोई वैल्यू चेंज होगा नहीं, अर्थात यह I के I ही रह जाएगा। अतः आप यह जो फ्री सरफेस मोमेंट है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टैंक अर्थात I। नंबर 1 डीबी टैंक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 657 है, नंबर 2 डीबी टैंक का 718 है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक टेबल सेपरेट भी है, दोनों को आप मैच कीजिएगा एकदम सेम के सेम आएगा। इसीलिए कहते हैं कि एक तरह से यह कॉलम यूजलेस भी है और दूसरा तरीका से इसका आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन आप पूरा पढ़ के समझ लीजिए, लिखा हुआ है फ्री सरफेस मोमेंट एट SG 1.0 टन्स पर मीटर क्यूब। SG मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी, रफली
स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है यूज करता है यूएसए वाला। तो इसका मीनिंग हो जाएगा इनडायरेक्ट वे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट टैंक। उसी प्रकार जितना भी टैंक है सबका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इधर जो है वाइल फ्यूल टैंक है, फिर इधर देखिएगा डीजल वाइल टैंक का है पूरा डाटा, उसी प्रकार सारा का होगा, ब्लास्ट का भी होगा। इधर देखिए इंजन रूम का ल्यूब वाइल, सिलेंडर वाइल, फिर इधर देखिए फ्रेश एंड फीड वाटर टैंक्स, ब्लास्ट वाटर टैंक देखिए इधर आ गया, नंबर 1 डीबी टैंक ब्लास्ट वाटर के लिए ये है। तो जो भी टैंक है उस सारा टैंक का इधर डिटेल दिया हुआ है, और सबका मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको बता ही दिया। तो सारा टैंक का इधर है, ये वाला चीज़ हम फ्री सरफेस करेक्शन समझा ही दिए आपको, इसलिए हम सब देखते जा रहे हैं। और आप लोग 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट का एक पेज और एक लाइन पढ़ लेना है, समझ में आए चाहे ना है। बस आपको यही देखना है कि यहाँ कहाँ पर क्या दिया हुआ है, ताकि कभी हम आपको क्वेश्चन बनाते बनाते बताएंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ यह चीज़ है वहाँ दिया हुआ। अब वह क्या है क्वेश्चन के समय आपको पता चल जाएगा डिटेल में, लेकिन कम से कम एक बार तो देख के रखिए। एक क्रॉस कर्व वाला हम बता ही दिए। ये देखिए आपका लोडिंग स्केल है, लोडिंग स्केल मतलब डेड वेट स्केल, और इसका इस्तेमाल कब होता है, लोडिंग के समय ज़्यादा होता है। लोडिंग के समय देखते होंगे चीफ अफसर जो है एक टेबल नॉर्मली बना के रखता है या लोडिकेटर में खोल के रखे रहता है। अब जैसे मान लीजिए लोडिंग कंप्लीट होने वाला है, 2000 टन आव कार्गो लोड करना है, तो वह देखेगा कि यदि 2000 टन लोड हो जाएगा तो वेसल का ड्राफ्ट कितना होगा, फाइनल फॉरवर्ड कितना रहेगा, आफ्ट कितना रहेगा, वो सारा कैलकुलेट करता जाता है। तो इससे उसको मोटा मोटे आइडिया मिलते रहता है कि हमारा जो प्लानिंग के तहत चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यह आपका डेड वेट स्केल है, लेकिन अब सीसीआर में कोई रखता नहीं है, क्योंकि लोडिकेटर पर ही टेबल के फॉर्म में सब दनादन मार के देख लेता है। तो यह पुराना जमाना वाला है, लेकिन आपको ओरल में पूछ देगा व्हाट इज डेड वेट स्केल। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा यह क्या है। यह यूज किया जाता है लोडिंग के समय एक आइडिया लेने के लिए, और इसमें क्या क्या दिया रहता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पर ड्राफ्ट दिया हुआ है, ड्राफ्ट 2 में दिया रहता है, 1 फीट में और 1 मीटर में, और ड्राफ्ट दोनों साइड दिया रहेगा इस टेबल का, सबसे आगे और सबसे पीछे, देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डेड वेट इन 1000 kg, मतलब हम लोग वाला टन्स, TONNES वाला टन्स। और इधर देख रहे होंगे डेड वेट इन 1016 kg, मतलब इंपीरियल टन्स, यूएसए डिपदवा वाला टन्स। यहाँ पर डेड वेट दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। अब बहुत लोग डेड वेट और डिस्प्लेसमेंट में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यह क्या होता है हम नहीं बताएंगे, यह बच्चा भी जानता है। तो यहाँ पर डेड वेट देता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर 2 कॉलम है, एक साल्ट वाटर के लिए, एक फ्रेश वाटर के लिए। इससे क्विक रेफरेंस मिल जाता है। यदि वेसल फ्रेश वाटर में है और ड्राफ्ट इतना है तो वेसल पर सामने आएगा लगभग 14,000 से ऊपर कार्गो लोड हो चुका। और यदि साल्ट वाटर में रहेगा तो यहाँ पर रीड करेगा, और यदि इस दोनों के बीच में रहेगा तो रफ अपना कैलकुलेशन मार लेगा कि हाँ लगभग इतना कार्गो लोड है। और यदि कार्गो का क्वांटिटी मालूम है तो उसको इधर मारेगा तो ड्राफ्ट मिल जाएगा, और फिजिकली किसी से चेक करवा लेगा कि अभी वेसल का ड्राफ्ट कितना बता रहा है। तो लगभग सभी चीज़ सही रहेगा तो वह समझेगा कि एकदम प्लानिंग के तहत सारा चीज़ चल रहा है मेरा। और इधर यूएसए वाला टन्स में है। इधर देखिएगा सेपरेट कॉलम है डिस्प्लेसमेंट का, तो ड्राफ्ट से यहाँ तो डेड वेट मिल जाएगा, और उसी के अगेंस्ट में इधर आइएगा तो डिस्प्लेसमेंट वेसल का मिल जाएगा, या लगभग 20,000 से थोड़ा सा ऊपर, 20,200 जो भी है फिगर अपना रीड कर लेगा, सब वेसल का अपना रहता है। तो इधर जो है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, यह डिस्प्लेसमेंट है 1000 kg वाला में, और यह डिस्प्लेसमेंट है 1016 kg वाला में, मतलब यूएसए वाला टन और ब्रिटिश सिस्टम वाला टन। और 2 कॉलम और रहता है, एक कॉलम में दिया रहता है MCTC, मोमेंट टू चेंज ट्रिम बाई 1 सेंटीमीटर, और एक कॉलम रहता है TPC, यहाँ पर लिखा हुआ है ना इमर्सन इन टन्स पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से यह भी पता चल जाता है ये ड्राफ्ट के लिए कितना MCTC होगा और कितना TPC होगा। और इधर में आप देख रहे होंगे इधर पूरा पिलोमसल मार्क दिया हुआ है, पूरा पिलोमसल मार्क विथ लोड लाइन। तो यदि आपको एग्जाम में पिलोमसल मार्क और लोड लाइन पूरा डिटेल में
ड्रा करने के लिए आ जाए। अब बहुत लोग को पता नहीं रहता, टी ऊपर जाएगा, एस नीचे जाएगा, डब्ल्यू नीचे जाएगा, एफ किधर रहेगा, तो ये अपना मार सकते हैं देख के। और ये जो मार्क रहता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये आपका टनेज मार्क है। और इधर आप देख रहे होंगे सारा जो है ड्राफ्ट दिया हुआ है, ट्रॉपिकल पर कितना, फ्रेश पर कितना, ट्रॉपिकल फ्रेश पर कितना, उस समय डेरिवेट कितना रहेगा, एक टन में और एक टन्स में, मतलब एक ब्रिटिश सिस्टम और एक इंपीरियल सिस्टम। लेकिन इसका विशेष कोई यूज नहीं है एक्सेप्ट इन यूएसए। इधर देखिए लाइट शिप का डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, यहाँ ध्यान रखिएगा। इधर देखिए प्लेम्सल मार्क का पूरा बड़ा फिगर दिया हुआ है, और यहाँ पर सारा समर विंटर ट्रॉपिकल का ड्राफ्ट, फ्री बोर्ड, फिर डिस्प्लेसमेंट, डेड वेट एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। तो यही सारा चीज़ आपको देखना है। एमबी हिंडशिप का जो भी है इधर प्लेम्सल मार्क और कितना कितना किसके बीच में कितना डिस्टेंस है, यह सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इधर क्या है, टैंक्स ट्रिम टेबल, इधर ट्रिम टेबल है, और यह ट्रिम टेबल का इस्तेमाल आपको सेकेंड मेट में नहीं होगा, मतलब आपके सिलेबस में यह नहीं है। ट्रिम टेबल्स पढ़ते जाइए, यह सारा चीज़ आप में नहीं है। अब आपको सीधे कंडीशन पर आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर 11 कंडीशन दिया हुआ है, और वह 11 कंडीशन का आपका यूज होगा। क्वेश्चन देता है वेसल इन कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 4। तो कंडीशन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है, वही डाटा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए कंडीशन नंबर 1 है लाइट शिप फुल्ली इक्विप्ड, वेसल जस्ट कंस्ट्रक्ट हुआ और उसके बाद कुछ भी नहीं, क्रू थ्रू कुछ भी नहीं, ना कोई फ्यूल वाइल ना कुछ भी नहीं, सब नील। देखिए सब खाली है, सारा कंपार्टमेंट खाली आपको मिलेगा। तो लाइट शिप का डिस्प्लेसमेंट कितना है 5499.8, और ऊपर भी लाइट शिप का डिस्प्लेसमेंट इधर दिया हुआ था, अभी हम आपको दिखाए थे ना कितना था, चेक कर दे रहे हैं, दोनों एक ही है ना। यही सारा चीज़ आपको देखना है कहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको यूज करना होगा। देखिए यहाँ पर है 5500, 5500, तो ऊपर में राउंड अप करके लिख दिया है। ये देखिए 5499.8, तो 0.2 का डिफरेंस मात्रा है, तो उसको ऊपर लिख दिया 5500। अब देखिए यहाँ पर डाटा दिया हुआ, यदि कर दिया है एमबी हिंडशिप कंडीशन नंबर 1, और आपको चाहिए कुछ भी फॉरवर्ड ड्राफ्ट, आप ड्राफ्ट, यहाँ देखिए ड्राफ्ट एट आप परपेंडिकुलर, ड्राफ्ट एट फॉरवर्ड परपेंडिकुलर। यदि आपको एलसीजी चाहिए तो एलसीजी का वैल्यू, एलसीबी का वैल्यू, एलसीएफ का वैल्यू, ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। वेसल का उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना है वह दिया हुआ है, उस समय ट्रिम कितना है वह दिया हुआ है, और ऐसे इस दोनों को घटाइएगा तो ट्रिम मिल जाएगा। फिर उस समय एफएससी का वैल्यू कितना है, केएम कितना है, यह सारा मिलेगा। केएम देखिए ये है, जीएम इतना आ गया, एफएससी करेक्शन यहाँ पर नील है, क्यों? क्योंकि कोई भी टैंक में कुछ भी नहीं है, सारा टैंक इम्पटी है। यदि टैंक इम्पटी रहे या 100% फुल रहे तो फिर नील एफएससी। फिर इधर जीजेड का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो उसी प्रकार सारा कंडीशन में आप देख लीजिएगा, और सब कंडीशन में थोड़ा थोड़ा अलग होगा, किसी में कुछ लोडिंग कर देगा, कुछ कर देगा, कहीं पर कुछ कर देगा, बाकी सारा ये जो फॉर्मेट है सब सेम ही रहेगा। इधर कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट में क्या रखा हुआ है, कितना वेट है जो कंडीशन में है, ये कितना है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में 4 पिक टैंक में वाटर ब्लास्ट रखा हुआ है, कितना टन, 106 टन। अब क्वेश्चन का देगा वेसल इन कंडीशन नंबर 2 ऑल ब्लास्ट फ्रॉम द 4 पिक टैंक इज डी ब्लास्टेड या शिफ्टेड। तो अब आपको कंडीशन नंबर 2 में आना होगा, देखना होगा कि 4 पिक टैंक में कितना ब्लास्ट वाटर था, डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज हो गया तो इतना टन घट गया, कहाँ से हुआ, केजी इक्वल टू इतना से। तो अब केजी इतना से हुआ है तो वेसल का केजी कितना चेंज होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस यदि वर्टिकल मोमेंट चाहिए तो यहाँ पर वर्टिकल मोमेंट दिया हुआ है, देख रहे हैं, तो ये वर्टिकल मोमेंट एग्जैक्ट यही वाला यूज करना है, क्योंकि इधर एग्जैक्ट वेट और एग्जैक्ट केजी दिया हुआ है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा होगा। और एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, कंडीशन में जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जो भी कंपार्टमेंट है उसके लिए, चाहे वो वर्टिकल मोमेंट हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट हो, वही लेना है।
यह थोड़ा सा गलत भी हो सकता है 2-4 पॉइंट के लिए। अब जैसे मान लीजिए 1061 इंटू 6.31 किए वर्टिकल मोमेंट निकालने के लिए, क्योंकि वेट में केजी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो सकता है एक्चुअल में 667.2 आ जाए और यहाँ पर लिखा हुआ है 669, तो आपको 669 ही लेना है, ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट लेंगे तो हमको ज़्यादा सही होगा। कंडीशन वाला में जो वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है वही आपको यूज करना है, याद रखिएगा। और यह एमबी हिंडशिप के बुक में सबसे आगे नोट में लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पर आपको गलत मिल जाएगा, चेक कीजिएगा। तो उसी प्रकार लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के लिए भी यदि मल्टीप्लिकेशन करके थोड़ा सा इधर उधर आएगा तो आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब जैसे यहाँ पर फ्री सरफेस मूवमेंट है, सारा इंडिविजुअल टैंक का दिया हुआ है, टोटल जो है आपका आ गया यहाँ पर 1819। अब हो सके तो इधर से ऐड करके टोटल ऐड कीजिएगा तो हो सके, और कोई कोई में है हो गया 1817, तो आपको 1817 नहीं लेना है, 1819 लेना है। ये कंडीशन का एक सुपर कंडीशन है, जो दे दिया है गुना भाग ऐड करके उसको आपको लेना है। तो आप बिना मतलब के टाइम पास इधर एग्जैक्ट करने में नहीं लीजिएगा, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आप उठाइएगा, पुट कर दीजिएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं सब देख लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है, नहीं तो वहाँ पर बगवाते रहिएगा क्वेश्चन में, सर ये कैसे मिलेगा। जब आप देख ले रहिएगा तभी ना पता चलेगा क्या क्या दिया रहता है, कौन कंडीशन में कहाँ पर क्या। उसी प्रकार देखिए सारा कंडीशन का आपको इधर डाटा मिल जाएगा, जो भी चाहिए आप इस्तेमाल कीजिए। और एक क्वेश्चन हम आपको और पूछ रहे हैं, यहाँ पर मीन ड्राफ्ट दिया रहता है कंडीशन में, मीन ड्राफ्ट इक्वल टू इतना। अब हमको ये बताइए, ये मीन ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड आर्म ड्राफ्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके मीन ड्राफ्ट दिया हुआ है या यह हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आंसर आपको कैसे पता चलेगा? सारा कंडीशन का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ है, एमबी हिंडशिप में लगभग सबको आता होगा। देखिएगा यह क्या है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर भी गलती करेंगे, और हम ट्रिक आपको बताइए दिए, आंसर क्या होगा चेक कर लीजिएगा। फिर बहुत सारा कंडीशन ऐसे ही दिया हुआ है, उसी प्रकार लगभग 11 या 12 कुछ है कंडीशन, देख लेते हैं एक बार, हम भी बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं। टोटल 11 कंडीशन है, और यही 11 कंडीशन में कोई कंडीशन उठा के रख देता है वो। यह है करेक्शन टू आप ड्राफ्ट टू ऑब्टेन हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट। तो इस टेबल का आप लोग इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग फार्मूला जानते हैं आप ड्राफ्ट से हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट किस प्रकार निकाला जाता है। और नीचे में फिर नोट दिया हुआ है, और यह नोट आपका काम आएगा जब आप एमबी हिंडशिप से ट्रिम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब हम क्वेश्चन बताते रहेंगे उसी समय इसको समझा देंगे। और यहाँ पर एमबी हिंडशिप में जो ट्रिम वाला क्वेश्चन है उसके लिए ये फार्मूला दिया हुआ है, तो यदि आप फार्मूला भूल भी जाइएगा तो कोई बात नहीं है, ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में सारा फार्मूला प्रोसीजर दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया ट्रिम एंड स्टेबिलिटी पार्टिकुलर का पूरा परिचय। आप जो है घर पर काफ़ी अच्छा से देख लीजिएगा, यदि आपको दिक्कत हो रहा होगा तो मेरा वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिएगा, और आपको पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा। और यह समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब तक आप यह नहीं समझिएगा आपको एमबी हिंडशिप स्टार्ट करना एकदम मूर्खई है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप अच्छा से समझ गए होंगे, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट एमबी हिंडशिप का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमको समझाना था वह समझा दिए हैं। और जो भी अपना एप्लीकेशन नहीं किए हैं डाउनलोड, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पर टोटल वीडियो आएगा और प्रीमियम वीडियो सिर्फ एप्लीकेशन पर। और जिनको भी अब ज्वाइन करना होगा न्यू, या जो पहले से ज्वाइन है, तो नेक्स्ट मंथ से आप एप्लीकेशन पर ही ज्वाइन कीजिएगा। और एप्लीकेशन में कोई विशेष दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब पर कोई कहते हैं कि सर हमारा पैसा चला गया, पैसा फंस गया, हमको ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ। एप्लीकेशन में जैसे ही आप मारिएगा सारा ग्रुप में डायरेक्ट सब ज्वाइन हो जाइएगा, यहाँ पर विशेष कुछ नहीं करना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।